हरिओम हरे कृष्ण। ब्रह्मचर्य से कितने लाभ होते हैं, यदि आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो एक वीडियो में तो यह समा नहीं पाएगा। यद्यपि हमने भी ब्रह्मचर्य के लाभ पर वीडियो बनाई हैं और दूसरे लोग भी बनाते हैं, लेकिन वास्तव में लाभ इतने ज़्यादा होते हैं कि वे 20-30 मिनट में नहीं समा सकते। अगर बताने की कोशिश करें नहीं बताया जा सकता, इतनी बारीक चीज़ों पर ब्रह्मचर्य का प्रभाव पड़ता है। अब अगर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, हम पहले जैसे सबल हो जाएंगे, शारीरिक विकार खत्म हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये लाभ तो होंगे, लेकिन आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि चेहरे पर तेजस्विता आ जाएगी, चमक आ जाएगी, तो फिर भी आप ज़्यादा नहीं सोच पाए हैं। यदि साथ में यह भी सोच रहे हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, यादाश्त बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से यह लाभ होगा, लेकिन फिर भी आप बहुत छोटा सोच पाए हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य के लाभ तो असंख्य हैं। एक ब्रह्मचारी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या को, उस समस्या को भी जिसका दूसरे लोगों के पास कोई इलाज नहीं होता, उसको इतनी आसानी से ठीक कर लेता है कि उसके बारे में सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। कारण क्योंकि उसके अंदर धैर्य आ जाता है, विपत्तियों से घबराता नहीं है। और विपत्ति नहीं होती, विपत्ति में घबराना सबसे बड़ी विपत्ति होती है। विपत्ति को विपत्ति मानना सबसे बड़ी विपत्ति होती है। विपत्ति में धैर्य खो देना सबसे बड़ी विपत्ति होती है। आज हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, वह है ब्रह्मचारी प्रणव की कहानी। किस तरह से उसने एक बहुत बड़ी विपत्ति को, बहुत संजीदा विषय को इतनी आसानी से हल किया और जीवन में सफलता के झंडे गाड़ दिए। उसको आप यदि देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा साबित होगी। खैर, एक लड़की थी जिसका नाम था आभा। आभा का पिता प्रफुल्ल एक गजेटेड ऑफिसर था। सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उनके पास में थी। पुश्तैनी रूप से भी उनके पास कुछ ज़मीनें थी, इसलिए अमीर आदमी थे। आभा बहुत लाड़ प्यार से पली हुई एक आवारा सी लड़की थी। सारा दिन लड़कियों के साथ इधर उधर घूमना, क्लब में जाना, मॉडर्न दिखने की कोशिश करना, आधुनिकता के नाम पर अधनंगा बदन रखना, विचित्र प्रकार के कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें उसके शौक में शामिल थी। उसका पिता अक्सर इन चीज़ों को देख करके बहुत परेशान रहता था। मेरी बेटी को शायद मैंने सही तरीके से समझाया नहीं है, इसकी माँ ने भी इसका ख्याल अच्छे से नहीं रखा है, शायद हमारी गलती थी कि सही समय पर सही संस्कार नहीं दे पाए, ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से हमारी बच्ची ऐसी हो गई। यह बात अक्सर उसका पिता सोचा करता था, लेकिन उसके पिता को नहीं पता था कि इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। जैसे ही आभा बड़ी हो रही थी, बड़ी कक्षाओं में जा रही थी, उतना ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। लड़कियां वर्तमान समय में किस तरह के लड़कों को पसंद कर रही हैं? ऐसे लड़के जो बदतमीज होते हैं। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, टीवी पर कुछ सर्वे हो रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे लड़कियों से किस तरह के लड़के पसंद हैं। बहुत सारी लड़कियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें बिल्कुल बदतमीज और आवारा से लड़के पसंद हैं, कितने कूल लगते हैं वो। ये जाहिर सी बात है, वर्तमान समय में लड़कियों की पसंद ऐसी ही हो चुकी है। आभा की भी पसंद ऐसी ही थी, उसकी सहेलियों की पसंद ऐसी ही थी। आभा का दिल आ गया एक लड़के पर जिसका नाम था जोनी। जोनी बड़ा कमज़ोर सा लड़का था, लेकिन बड़ा शैंकी दिखाई देता था, उसको बड़ा कूल दिखाई देता था। पीछे से पैंट सरकी हुई, फटी हुई जीन्स, अजीब से जूते, हाथों में बहुत सारे ब्रेसलेट्स वगैरह पहनना, बालों को अजीब अजीब तरह से काट करके रखना, माथे पर बाल पड़े हुए, गले में बहुत सारी चेन पड़ी हुई। बस आभा को ऐसा लगता था कि मेरे सपनों का राजकुमार तो यह जोनी ही है। थोड़ी सी मटर गश्ती करता, थोड़े से स्टाइल दिखाने की कोशिश करता, एक बाइक लेकर के इधर उधर घूमता रहता। बस आभा को ऐसा लगता कि इससे ज़्यादा हैंडसम और इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा बेहतरीन तो मेरे लिए कोई लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता। उसने जोनी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया और उसके साथ में समय गुजारने लगी। उसके पिता ने जब यह देखा तो उसका पिता बड़ा नाराज़ हुआ। उसने सख्त हिदायत अपनी बेटी को दी कि जोनी से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन आभा थी कि कहाँ मानने वाली थी। वह लगातार अपने उसी काम पर लगी रही, इधर उधर जोनी के साथ घूमती। बड़ी बदनामी भी हो रही थी प्रफुल्ल की। प्रफुल्ल ने अपनी बेटी से कहा कि अब तुम्हें मेरे फैसले के खिलाफ जाना नहीं है,
और अगर जाने का प्रयास करोगी तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देख करके तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। आभा ने कहा कि जोनी अच्छा लड़का तो है। तो उस पर उसके पिता ने कहा कि तुमने उसके घर को देखा है? कि हाँ, मैं गई थी उसके घर एक बार। गरीब हैं तो क्या हुआ, उनका घर बड़ा पुराना सा है तो क्या हुआ, छोटे से घर में रह लूंगी। आदमी के पास में दिल होना चाहिए, उसके पास दिल बहुत बड़ा है। जिंदगी में ये चीजें मायने नहीं रखती। तुम रूढ़िवादी और दकियानुसी ख्यालों के हो डैड। मैं बिल्कुल आपकी बात को नहीं मान सकती हूं। मैं 1000 कमियों के बावजूद उस लड़के के साथ रह लूंगी, क्योंकि वो मेरे सपनों का राजकुमार है, वो मेरे टाइप का है। उसके पिता ने एक जोरदार थप्पड़ आभा को लगा दिया। आभा अपना आपा खो बैठी। उसने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगी। उसका पिता भी बड़ा जिद्दी था। उसने जबरदस्ती आभा को एक कमरे में बंद किया और तब तक बंद रखा जब तक वह टूट नहीं गई। वास्तव में जब एक बार बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, तो आप उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। दंड का भी एक समय होता है। अगर सही समय पर बच्चों को दंडित नहीं किया गया, आप बाद में आकर के किसी ऐसे मोड़ पर, जब वो पूरे तरीके से हर सीमाओं को पार कर चुके हैं, उनको दंडित करने का भी प्रयास करते हैं, तो शायद उसका परिणाम इतना बेहतर नहीं होता। आभा कमरे में बंद थी। अब वह टूट चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता का सरकार में बहुत अच्छा प्रभाव है, यह एक सरकारी अधिकारी है। सरकार में भी मेरे पिता के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकती। समाज में भी मेरे पिता का रुतबा बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। घर में तो इसके खिलाफ जा ही नहीं सकती हूँ। इकलौती इनकी बेटी भले ही हूँ, लेकिन मेरे पिता कमज़ोर नहीं है, मेरी बात मानेंगे नहीं। तो उसने निश्चय कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं पिता की बात मान लूँगी। ऊपरी मन से यह फैसला किया, दिल से स्थिति को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। पिता को क्या चाहिए था, उसने बेटी को गले लगाया और कहा कि बेटी, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हमने बचपन से आपको पाला पोसा है, हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। इकलौती संतान हो हमारी, सब कुछ तुम्हारा ही तो है जो हमारे पास में है। तुम ऐसा क्यों सोच लेती हो कि हम तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं? ये सारी की सारी बातें आभा को जहर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पिता खामखा की बात कर रहा है, मेरी छोटी सी बात तो नहीं मान रहा, मेरी जिंदगी को गड्ढे में ढकेल देना चाहता है। लेकिन क्या करे, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। प्रफुल्ल ने एक बहुत अच्छे परिवार को देखा। परिवार बहुत वेल टू डू दिखाई दे रहा था। प्रणव, वह भी एक सरकारी अधिकारी था। बड़ा सुंदर लड़का, बहुत सुंदर शरीर, चेहरे पर चमक, हर वक्त अच्छे कपड़े पहन करके रहता था, सूटेड बूटेड रहता था या फिर प्रोफेशनल कपड़े अच्छी प्रकार से पहनता था। ऐसा लगता था कि वास्तव में जैसे कोई देवदूत हो। लेकिन इस तरह के लड़के, इस टाइप के लड़के आभा को तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। प्रणव भले ही एक अच्छे और वेल टू डू परिवार से था, लेकिन उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वह जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। वह बचपन से ही अपने आप को संयम और अनुशासन में बांधे हुए था। 25 वर्ष तक उसने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका प्रभाव उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, उसके आत्मविश्वास पर, हर चीज पर दिखाई दे रहा था। उसके समाज में उसकी बड़ी इज्जत थी, लोग बड़ा सम्मान उसका करते थे। ऐसा दामाद प्रफुल्ल को मिल रहा था। प्रफुल्ल बड़ा खुश था कि मेरी बेटी यहाँ पर बड़ी खुशी से रहेगी। इतना आलीशान बंगला है, कितने अच्छे घर मकान हैं, कितना अच्छा काम है, एक बहुत ऊंचे पद पर मेरा दामाद है। निश्चित रूप से अपनी सारी की सारी बुरी आदतों को आभा अब छोड़ देगी और उसे पता चल जाएगा कि वास्तविक जिंदगी क्या हुआ करती है। आभा अपनी ससुराल में आई, लेकिन वहाँ उसे घुटन हो रही थी। बड़ा सुंदर बंगला था, बाहर गार्डन बहुत अच्छा था, हर प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन आभा के दिमाग में तो जोनी बसा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे उसके सपनों के राजकुमार से दूर कर दिया गया है। प्रणव जब भी आभा से मिलता, आभा के पास बैठता, उससे बातें करता, तो आभा खोई खोई सी नजर आती। थोड़े दिनों में आभा चिड़चिड़ी हो गई। यद्यपि उसे प्रणव में कुछ कमियां नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि जोनी तो जोनी है, उसकी बात ही अलग है, बड़ा कूल है। दिमाग में उसके जोनी चलता था। आभा ने प्रणव की माताजी के साथ में लड़ाई शुरू कर दी, घर में परिवार में लड़ाई शुरू कर दी, पूरे घर को तबाह कर दिया, घर को सर पर उठा कर रखती। प्रणव ने आराम से आभा से पूछा कि आभा मुझे बताओ, तुम्हें तकलीफ क्या है, क्या चाहती हो तुम?
ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? बोली कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी है और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे घुटन रहती है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। बोले कि वास्तविकता मुझे बताओ, हकीकत क्या है? कि जॉनी नाम का एक लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुम्हारा घर, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा रुतबा, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ, मैं बहुत कम में निर्वहन कर सकती हूँ, मुझे दौलत का कोई लोभ नहीं। ऐसा कहते हुए आभा के चेहरे पर बड़ी चमक आ रही थी, जैसे कि वो पूरे तरीके से निस्वार्थ एक भारतीय नारी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रेमी के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजार सकती है। प्रणव समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। उसने आभा से कहा कि आभा, तुमने बताने में बहुत देर कर दी। अगर ये बातें तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देता। तुम एक काम करो कि अपने पिताजी से बात करो कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, और उसके पश्चात तुम मुझसे तलाक लेकर जॉनी के साथ में विवाह कर सकती हो। मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दे दूँगा। अब आभा को ऐसा लगा कि शायद उसके सपनों के राजकुमार से मिलने के लिए अब उसका रास्ता खुल चुका है। उसने अपने पिता से बात की। पिता ने उसकी बात सुनी तो पिता आग बबूला हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह प्रणव को क्या जवाब देगा, समाज में क्या मुंह दिखाएगा। उसने आभा से कहा कि बेटा ऐसा मत करना। आभा नहीं मानी। उसका पिता प्रफुल्ल वहीं आया, बहुत समझाया आभा को, आभा नहीं मानी। तो उसके पिता प्रफुल्ल ने कहा कि ठीक है, तुम जहां जाना है चली जाओ, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा बेटा प्रणव मिल चुका है, बड़ा सभ्य है, बड़ा संस्कारी है, और अब मेरी बाकी की जिंदगी इसके साथ ही कटेगी। तुम जहां रहो, जैसे रहो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। दोबारा इस बात की आशा मत करना कि तुम्हारा घर भी है और तुम्हें वहां जाना भी है। आभा को क्या चाहिए था? वो तो बोर हो चुकी थी पिता के घर से और पिता के लेक्चर सुनते सुनते। तो उसने अपने मन में सोचा कि मुझे जरूरत ही क्या है पिता के घर जाने की, मुझे जरूरत ही क्या है प्रणव की। मैं तो अपनी जिंदगी अब खुशी खुशी जॉनी के साथ में जी लूंगी। तलाक हो गया, वह जॉनी के पास चली गई। जॉनी के साथ में उसका विवाह हो गया, शादी हो गई। घर में जैसे ही जॉनी के पास में वह गई तो वहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही थी, क्योंकि बरसात के दिन थे, सारी चीज़ें चिपकी चिपकी सी नज़र आ रही थी। जो घर में फर्नीचर था वो भी चिपका चिपका सा नज़र आ रहा था। घर में हवा तक आने की जगह नहीं थी, बड़ा घुटन भरा माहौल था। खाने पीने तक का सामान घर में नहीं था, हालत ख़राब थी। लेकिन फिर भी आभा बड़ी खुश थी। उसने घर में मेहनत से साफ़ सफाई शुरू की, जैसे कि एक आदर्श गृहिणी घर को सुंदर बनाती है, और घर को अच्छा बनाने का प्रयास किया। लेकिन कितना भी साफ़ करे, कितना भी सफाई करे, वहाँ पर वह अच्छे से मेंटेन चीज़ों को नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी दिन रात मेहनत की। जैसे ही पहली रात वह जॉनी से मिली, उसे एहसास हो गया क्या फ़र्क है प्रणव में और जॉनी में। जॉनी बड़ा कमज़ोर सा लड़का, लगभग नपुंसक। लेकिन आभा ने कहा कि कोई बात नहीं जॉनी, तुम ठीक हो जाओगे। जॉनी के साथ फिर भी आभा खुश थी, क्योंकि वह उसका सपनों का राजकुमार था। वह स्टाइलिश था, वह कूल था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये स्टाइलिश होना, ये कूल होना, ये केवल बाहर का दिखावा है। हकीकत तो यह है कि यह गंजेड़ी है, या सिगरेट वगैरह पीता है, दारू वगैरह पीता है। रोज़ दारू पी करके लेट नाइट घर पर आता, कुछ काम धाम नहीं करता। अगर कोई बात कहें तो वह बड़े गुस्से में आभा के साथ में बोलता। आभा ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो? प्रणव को मैंने देखा है, बड़ा धीरज वह रखता था, हर बात पर बड़ी शांति से वह पेश आता था। मैं कोई भी बात कहूँ वह सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था। तुम ये क्या कर रहे हो? यह बात सुनकर के जॉनी के तन बदन में आग लग गई, और उसने आभा को बहुत गंदी गाली देते हुए कहा कि दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, तुम्हारे दिलो दिमाग पर अभी तक प्रणव छाया हुआ है। चलो तुम जाओ उसी के पास। घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। आभा के पास में न तो प्रणव के पास जाने का कोई रास्ता था, न अपने घर वह जा सकती थी, न अपने पीहर जा सकती थी। शाम तक फिर वह वापस चली गई। उसने सोच लिया कि अब तो मेरा यही जीवन है और इसी तरह से नर्क की तरह से वह कटेगा। आभा इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि उसे देखते रहे वह अप्सरा की तरह दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, शरीर खराब हो रहा था। हर वक्त दुख और गम ने उसे घेर लिया था। बड़ी तकलीफ़ों में उसकी ज़िंदगी बीतने लगी। हर दिन की पिटाई, मारपीट, चीज़ों का अभाव, खाने पीने को कुछ चीज़ें न मिलें, रूखा सूखा खाकर जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही थी। लेकिन दिन प्रतिदिन के ये अत्याचार अब उससे सहन नहीं हो रहे थे। प्रणव ने सोचा कि क्यों ना अब मैं एक बार आभा से मिल करके आऊँ। प्रणव को अंदाजा था जैसे कि वास्तव में
ये ज़िंदगी कैसी है और किस तरह से ये ज़िंदगी बीतती है। जानबूझकर प्रणव उस गली से गुजरा जहाँ पर आभा का घर था। आभा उसे दिखाई नहीं दी। अगले दिन फिर वहीं से गुजरा। अक्सर वहाँ से गुजरने लगा, यद्यपि वहाँ पर उसका कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, वहाँ जाने का कुछ औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी आभा की खैर खबर लेने के लिए वह अक्सर वहाँ से गुजरता। एक दिन आभा की पिटाई करते हुए जॉनी उसे घर से बाहर धक्का दे रहा था। शरीर पर कई चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, आभा के हाल बेहाल थे। जैसे ही आभा को बाहर धक्का दिया, वह सड़क पर गिर गई। अपनी गाड़ी से उतरकर प्रणव ने उसे उठाकर कहा, आभा तुम्हारी यह हालत। आभा फूट फूट करके रोने लगी। प्रणव के पैरों से लिपट गई और उसने कहा कि मेरे पापों की यह बहुत छोटी सज़ा है, इससे बड़ी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तुम्हारे जैसे देवता को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके मैं जिस जगह आ गई, अब मेरी यही किस्मत है। ज़िंदगी भर मुझ पर इससे भी ज़्यादा अत्याचार हो तो वो भी कम है। अब आभा फूट फूट करके रो रही थी। उसके पास में कोई मार्ग उसे सुझाई नहीं दे रहा था। प्रणव ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाने लगा तो सामने से जॉनी चिल्लाया कि मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो। तुरंत प्रणव ने पुलिस को फ़ोन किया और उसकी शिकायत दर्ज कराई कि अपनी पत्नी के साथ ये इस तरह का व्यवहार करता है। वह आभा को अपने घर लेकर गया। जैसे ही आभा वहाँ पर आई, उसे ऐसा लगा कि वह स्वर्ग में आ गई है। आभा ने कहा कि तुम मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए हो? अब मैं यहाँ किस प्रकार से रहूँगी? मैं किस मुंह से यहाँ पर रह सकती हूँ? आप मुझे आज रख लोगे, कल तो मुझे फिर वहीं पर जाना पड़ेगा। प्रणव ने कहा, आभा ये तुम्हारा ही तो घर है। इस बात पर पता नहीं क्यों आभा का दिल इतना भर करके आया, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि जैसे प्रणव नहीं, सामने कोई देवता खड़ा हुआ है। आभा फूट फूट कर रोने लगी। प्रणव ने कहा कि आभा, एक कागज़ का टुकड़ा तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हमने अग्नि को साक्षी मान करके, परमात्मा को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं। अब ये इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। अब कागजों में तुम किसकी पत्नी हो या किससे तलाक लिया, इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चली गई तो मैं शादी कर सकता था। रुपए पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं थी, प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी, लेकिन भले ही तुम इस घर से चली गई, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं गई। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती थी। आभा सोच रही थी कि छोटी सी गलती पर एक औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं लोग। ये कैसा देवता है जो मेरी हर गलती को माफ़ कर रहा है, जो मुझे फिर भी स्वीकार कर रहा है, जो मेरी ज़िंदगी को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस पर आभा ने कहा कि जॉनी तो मुझे तलाक नहीं देगा। बोले कि न दे तलाक, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे तो उसे तलाक देना पड़ेगा, लेकिन न दे तलाक तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्रणव बीच में बोल उठा कि मैंने पहले भी बताया था कि कागज़ का टुकड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। प्रणव ने कोर्ट में केस डाल दिया और बहुत सारे कारण, बहुत सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। कुछ समय के बाद में जॉनी से आभा का एक तरफा तलाक हो गया। आज की तारीख में प्रणव और आभा एक इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसे कोई आदर्श पति पत्नी हो। आभा अब ऐसी पत्नी बनकर दिखाना चाहती है जिसके जीवन में कोई किसी प्रकार के कष्ट नहीं, संकट नहीं, जो वास्तव में अपने परिवार को बहुत बेहतर बना सकती है। घर में नौकर चाकर बहुत सारे हैं, लेकिन उनके काम को भी वह पहले से ही निपटा देती है। जितने घर में नौकर चाकर हैं वह भी आभा से बड़ा खुश रहते हैं। आभा का पिता प्रफुल्ल, वह खुशी से इतना पागल था, उसका दिल भर रहा था, वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था प्रणव के पास जाने की। वह प्रणव के घर में आया, आभा के घर में आया। उसकी बेटी आभा अपने पिता के चरणों में लिपटने लगी। प्रफुल्ल ने उठाया, बेटी तुम मेरी बेटी हो, बेटियां पिता के पैर नहीं छूती हैं। तुम देर से ही सही वापस आ गई हो अपने घर, लेकिन इस देवता का कर्ज हम कैसे अदा कर सकते हैं? अपनी डबडबाई आंखों से प्रणव की तरफ देखते हुए प्रफुल्ल ने कहा, इस फरिश्ते ने तुम्हें ऐसी स्थिति में भी स्वीकार किया, बल्कि अपने मन से निकाला ही नहीं। इस फरिश्ते ने बेटे से बढ़कर के मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा। ऐसे लोग धरती पर देवता तुल्य होते हैं, देवता से बढ़कर होते हैं।
आज प्रणव आभा के लिए ईश्वर तुल्य है, परमेश्वर तुल्य है। उसे ऐसा लगता है कि कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन वास्तव में यदि ऐसा पति हो तो परमेश्वर का स्वरूप होता है। आज प्रफुल्ल को प्रणव पर इतना गर्व है कि उसे एहसास नहीं होता कि मेरा कोई बेटा नहीं था। वह दुनिया में अपने दामाद की तारीफ करते हुए नहीं थकता। प्रणव के माता पिता अपने बेटे पर पहले से ही गर्व करते थे। उन्हें एक ऐसी बहू मिल गई जो हर चीज़ का उनका ख्याल रखती है, और ये सारी की सारी चीज़ें प्रणव की बदौलत हो पाई, क्योंकि पश्चाताप के बाद यदि एक बेहतरीन आदमी बेहतरीन बन करके आता है तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्यों संभव हो पाई? इसलिए क्योंकि प्रणव ने धैर्य से काम लिया। प्रणव ने धैर्य से काम क्यों लिया या क्यों ले पाया, या उसके अच्छे विचार क्यों हो पाए? क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता थी, उसके अंदर क्रोध नहीं था, उसके अंदर अहंकार नहीं था, और ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य से उसके अंदर विकसित हुई थी। ब्रह्मचर्य से प्रणव का शरीर बहुत बलिष्ठ हो चुका था। ब्रह्मचर्य से उसके चेहरे पर ओजस्विता, तेजस्विता थी। ब्रह्मचर्य से ही उसने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया, ऊंचे ओहदे को प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य से उसका घर स्वर्ग जैसा बन गया। वास्तव में ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है, इसे दो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे कि ब्रह्मचर्य की वजह से एक व्यक्ति ने वह कीर्तिमान स्थापित किए जो कि एक भोगी व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता, उसके बारे में सपने में भी सोच नहीं सकता। हरि ओम, हरे कृष्ण।